अब मैं आपकी जो तीसरी डेमोग्राफी थी, सबसे इंपॉर्टेंट जाति, उसकी बात करूंगा प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले एक बार जरा हमारी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर कुछ रीजन वाइज अगर हम लोग डिस्कशन कर लें, जैसे मिथिलांचल वो इलाका जहां बीजेपी इंडिया अच्छा करती है, हमेशा 54 सीटें हैं वहां की। जी, आपके हिसाब से इस बार इस क्षेत्र का रुझान? नहीं तो क्या प्रदीप जी का क्या रुझान है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आप पहले प्रदीप जी का जानना चाहते हैं? हाँ, प्रदीप जी ने मिथिलांचल आपने कैसा पाया, किसके लिए मुफीद पाया? मिथिलांचल में हमारे आकलन के मुताबिक हम 58 सीटों को मानते हैं मिथिलांचल को, और 32 सीटों पे एनडीए है और 25 सीटों के ऊपर गठबंधन है। जो जिस अनुपात में वो सीटें बता रहे हैं, उतनी बढ़त आपको लगता है या उससे ज्यादा बीजेपी के लिए? उससे ज्यादा बढ़त होनी चाहिए थी। और ये जो 54 आप लिख रहे हैं, 58 कह रहे हैं प्रदीप जी की 58 सीटें हैं। अब इसमें एक कोसी का इलाका भी आ गया, मधेपुरा जो है ये कोसी का इलाका हो गया। जनरली हम लोग हार्डकोर जो ये मानते हैं मिथिलांचल का इलाका, उसमें ये कोसी का इलाका नहीं होता है। अच्छा। और अगर कोसी के मानते सौरभ जी, हम भी नहीं मानते, कोसी हमारे लिए अलग रीजन। हाँ, तो ये मधेपुरा फिर इसमें है ना, मधेपुरा ही एक है बस, कुशेश्वर स्थान मधेपुरा, यही दो। नहीं, ये तो आ ही गया, कुशेश्वर स्थान और गोराबोराम तो आगे मधुबनी यहाँ से शुरू की मधेपुरा है। इसके साथ कोसी अगर पूरा आएगा तो फिर सहरसा भी आएगा, सुपौल भी आएगा। बीजेपी और मतलब एनडीए के लिए मिथिलांचल में स्कोर करना कितना जरूरी है या सबसे जरूरी है? नहीं, पिछली बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था मिथिलांचल में। और अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि पिछली बार शाहाबाद और मगध दोनों खराब हुआ था तो मिथिलांचल ने बचाया था, और 12 सीटें सीमांचल में आई थी। अगर सीमांचल में बहुत अच्छा नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या उतना अच्छा नहीं कर रही है, और तो उसके हिसाब से मिथिलांचल में बहुत अच्छा करना जरूरी है। अगर ये हम लोग मान रहे हैं कि 125 से ज्यादा सीटें जानी है, 131 140 जाना है अगर उसको, तो मिथिलांचल में बहुत अच्छा करना होगा। एक बड़ा रीजन है, कास्ट का इक्वेशन बीजेपी के साथ होता है, पोलराइजेशन यहाँ इस तरह से होता है। मिथिलांचल की वो सीमांचल की तरह का मामला नहीं है, यहाँ पोलराइजेशन भी हो सकता है, कम्युनल पोलराइजेशन। यहाँ कई सीटें हैं जहाँ बड़े आराम से हो जाता है। तो उस पोलराइजेशन के हिसाब से भी इस इलाके में सीटें ज़्यादा होनी चाहिए। ये इधर जो ये बेगूसराय का पूरा इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में वो कन्फ्यूजन महागठबंधन के अंदर रहा, कई सीटों पर रहा। बेगूसराय इधर इसको लेकर के, ये मटिहानी सीट को लेकर के पहले रहा, फिर बछवाड़ा सीट को लेकर के रहा। इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो रही है। तो इस हिसाब से इस इलाके में हमको लगता है कि थोड़ी सीटें थोड़ा बेटर होना चाहिए है भारतीय जनता पार्टी का, और बेटर होना चाहिए। इस बार पिछली बार से अच्छा करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और जो अभी आप कह रहे थे कि लोकल लेवल पर चाहे टिकट ना काट पाने की वजह से कोई ज्यादा सीटों पर, मतलब औरों के मुकाबले बीजेपी थोड़ा मुश्किल फेस कर रही है, क्या वो इस क्षेत्र में ज्यादा है सीटें ऐसी? देखिए, अभी सीट में दूसरे कारणों से जो है, जो नाराजगी हुई, और हम जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जैसे अब 20वीं सीट है यहाँ, ये हार्डकोर पोलराइजेशन की सीट है। यहाँ जो हरिभूषण ठाकुर बचौल को लेकर के काफ़ी नाराजगी थी लोगों में। अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ तो ये चेहरा बदलने की बात हो रही थी इस सीट पर, अगर नहीं बदला गया। इधर बेनीपट्टी सीट पर आप पुराने चेहरे को ही उतारा गया है, उसको लेकर के भी एक नाराजगी है। अलीनगर सीट होगी यहाँ, जहाँ वो जाकर के लड़ रही हैं मैथिली ठाकुर, उनको लेकर के एक अलग तरह की बात थी। वहाँ है वो मधेपुरा वाले, उसमें अलीनगर की सीट है, उसको लेकर के अलग नाराजगी है। उसको गौराबराम सीट का अलग अगर पोलराइजेशन वहाँ नहीं हुआ तो मुस्लिम वोट वहाँ बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से उनको अफजल अली को टिकट दिया था राष्ट्रीय। गौराबराम में अब हो क्या रहा है? उन्होंने अपने भाई को तो बैठा लिया मुकेश सहनी ने, और इसी वजह से बिठाया क्योंकि उनको लगा कि उनके भाई की जमानत जब्त हो जाएगी उस सीट पर। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम जो कैंडिडेट आरजेडी ने दिया था उसका टिकट वापस नहीं हुआ, अंतिम समय तक वो कहता रहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो वही आगे दिख रहे हैं इसमें अभी भी है, उन्हीं की लड़ाई है। क्योंकि सुजीत सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी पत्नी वहां से पहले एमएलए थी, तो अब वो लड़ रही हैं।